आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। हम भी ग्वालियर में थे आज। रात में हम 4 बजे आए, श्रद्धेय रात में 12 बजे के करीब तशरीफ़ ले आए वहाँ से, ग्वालियर से। तो हम लोग और 4 बजे के बाद फिर ये करना था, फिर उसके पहले जश्न अदब। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। हम और परवेज़ भाई डिस्कस कर रहे थे कि जो है ये मौका ये कब कैसे किया जाए। दरअसल ये अवार्ड जो जश्न अदब का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, हर साल हम किसी न किसी अदीब को, किसी स्कॉलर को देते हैं। ये हमारा ख़ास मौका था कि हमारे 10 साल मुकम्मल हुए थे, तो हमने सोचा कि हम शमीम साहब को जो है जब हमारे 10 साल मुकम्मल होंगे तो हम ये अवार्ड उनकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन कोविड उस वक्त जब पहला फेज़ हुआ 26-28 मार्च, तो उस वक्त हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कोविड बहुत था और शमीम साहब की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो वो नहीं आ सके। फिर हमने सोचा चलिए नवंबर में कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। और बहुत मुश्किल दौर था हम सब के लिए वो 6 मई। बहरहाल किसी की यादें इतनी खूबसूरत हों कि जिसके लिए पूरा साल जश्न मनाया जा सके या पूरा 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 हमेशा ही जश्न चलता रहे, तो शमीम हनफी साहब की शख्सियत ऐसी थी। मैं तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है बहुत हमारा सफ़र हम एक दूसरे के साथ होता था, चाहे वो पाकिस्तान का हो या कहीं भी जाते थे, तो बहुत कंफर्टेबल रहते थे। मेरे साथ तो बहुत यादें हैं उनकी। लेकिन बहरहाल मैं अपनी बातें जो हैं यादें साझा करता रहूँगा। आंटी जो ये अवार्ड उनका हक़ है और वो एक्सेप्ट करेंगे शमीम साहब के बिहार पे। लेकिन जो 4 शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सरवरुल हुदा, रामसरन जोशी साहब, प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी हमारे गुरु, और परवेज़ अहमद साहब, ये चारों लोग जो हैं शायद ही कोई दावे तो बहुत से लोग करते हैं कि उनकी कुर्बतों का साइजियों का, लेकिन पहले से अब तक जो है शुरुआत से अब तक जो सफ़र रहा शमीम साहब का और उनके हमारे गुरु जी श्रद्धेय, तो ऊपर नीचे, आप नीचे रहते थे, वो ऊपर रहते थे शमीम साहब। तो बहुत वक्त गुजरा एक दूसरे के साथ, जामिया में भी साथ रहे। तो परवेज़ साहब का, वैसे ही जोशी जी का, हमने पिछले जब एक अवार्ड फंक्शन हुआ था शमीम साहब के हवाले से, तो उसमें भी हमने सुना था जोशी साहब को, उन्होंने अपनी यादें साझा की थी। और गालिब की यौम पैदाइश है आज, 224वीं। और जब भी हमारा जश्न होता था तो गालिब पर गुफ्तगू करने के लिए शमीम साहब होते थे और खूब गुफ्तगू होती थी हमारी पैनल में, किसी न किसी पैनल में हम। लेकिन अब इस दफ़े हमने गालिब को इसीलिए भी अपने जश्न अदब पे नहीं याद किया कि हमें आज ये ख़ास मौका था और जिस पर जो है हमें उनको भी याद करना है और शमीम साहब को भी याद करना है। और उनके लिए ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हालांकि ये थोड़ी सी वो मुनीर नियाज़ी की नज़्म है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो वो ज़रा सी ताख़ीर हुई। अब कैसे हुई, वो कुदरत को यही मंजूर था। बहरहाल मैं बगैर किसी ताख़ीर के मैं सरवरुल हुदा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपनी यादें, अपने जो तजुर्बात कह रहे हैं, वो उनके स्टूडेंट रहे हैं, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और जो है शमीम साहब के बारे में कुछ जो भी उनका दिल करे, क्योंकि क्या कहना है, बहुत फॉर्मल सी महफ़िल तो है नहीं, इनफॉर्मली वो जो आपसे बांट सकते हैं उनकी यादों के हवाले। शमीम साहब हमारे दरमियान हैं, वो कभी नहीं जा सकते, लेकिन मैं सरवर साहब आपसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं। ये एक मौका तो इस तरह से तारीख़ी है कि जश्न अदब को 10 साल हो गए उसके क़याम को, और गालिब की यौम पैदाइश, और फिर शमीम हनफी साहब को ये इस जश्न अदब की तरफ से इनाम का दिया जाना। और इस महफ़िल में जोशी साहब हैं, प्रोफेसर चक्रधर साहब हैं, परवेज़ साहब हैं, और एमपी मौजूद हैं, और शमीम हनफी साहब की बेटी मौजूद हैं, और फिर उनके चंद चाहने वाले। ये मौका शमीम साहब को याद करने का है, और जब मैं शमीम हनफी साहब को याद करने की बात कर रहा हूँ तो मेरे जहन में शमीम साहब की तहरीर से कहीं ज़्यादा उनकी गुफ्तगू का तसव्वुर जहन में बढ़ता है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इल्म व अदब के ताल्लुक़ से
ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के ताल्लुक़ से उन्होंने जो बातचीत की है उसमें जो उनका एक जहन काम करता था, वो जहन इतना कहना चाहिए कि दूररस और इस कदर बसीरत से भरा हुआ, और इस सब के साथ साथ जो एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है ज़िंदगी और ज़माने के तहीं। आम तौर पर जो हमारे दानिश्वर या उलमा होते हैं उनमें इल्म भी बहुत हो जाता है, ज़हानत भी बहुत होती है, लेकिन ज़िम्मेदारी का एहसास थोड़ा वक्त के साथ कम होता जाता है। शमीम हनफी साहब से मैंने क्लासरूम में तो नहीं पढ़ा, मैं JNU का तालिब इल्म रहा हूँ। जामिया में शोबे उर्दू से मेरा ताल्लुक़ है और जामिया मुझे लाने में और उनका एक बहुत अहम किरदार है। तो मैं जामिया में हूँ, तो जब तक मैं हूँ और जब मैं ज़ाहिर है कि वहाँ नहीं होऊंगा, सबको सुबकदोश होना है, तो शमीम साहब की इनायत मुझे बहरहाल हमेशा याद आती रहेंगी। तो ये पूरा एक सिलसिला था, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 99 में मैं पहली बार उनसे JNU में मिला था और फिर उनके ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक मैं उनसे बात करता रहा, मिलता रहा। वो चंद हफ्ते जो उनकी बीमारी के थे और इत्तेफाक से वो हफ़्ता मैं दिल्ली में उस हफ्ते नहीं था, मैं अपने वतन में था। तो लेकिन उनके इंतकाल से कोई 2 दिन पहले मैंने एक तरह से ज़बरदस्ती उनसे बात की थी, आंटी मौजूद हैं, और उनको महसूस हो गया था कि मैंने फ़ोन किया है। तो मेरे जहन में जो एक पूरा सिलसिला सा बनता है इल्म का, तहज़ीब का, तारीख़ का, मुसव्विरी का, मौसीक़ी का, और मजमूई तौर पर ज़िंदगी के एक पूरे मंज़रनामे और पूरे कहना चाहिए कि जिसको हम हिंदी में साहित्य और समाज की समग्रता कहते हैं, एक पूरा वसीतर तसव्वुर जो कायम होता है। तो अगर उसके पेश नज़र हम देखें तो उर्दू में अब शायद हमारे यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं है या कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो अदब को इतने बड़े सियाक़ में, इतने बड़े तनाज़ुर में देख सके। उनकी किताब जो गालिब की तख्लीक़ी हिस्सियत है वो गालिब इंस्टीट्यूट से शाये हुई, फिर वो गालिब एकेडमी से शाये हुई और फिर उसे सरीर पब्लिकेशन पाकिस्तान ने भी शाये किया। तो गालिब उनके पसंदीदा शायरों में थे और गालिब के साथ जो उनका एक पूरा ज़हनी सफ़र रहा है, वो ज़हनी सफ़र गालिब के दीगर नक़ादों से कितना मुख्तलिफ़ रहा है, अगर मैं उस बारे में गुफ्तगू करूँगा तो फिर लंबी बहुत गुफ्तगू हो जाएगी। ज़ाहिर है कि जो गालिब कलीमुद्दीन अहमद का है और जो गालिब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का है वो गालिब शमीम हनफी का नहीं है। और इस तरह से उन्होंने अपनी अदबी रिवायत से जो कुछ अख्ज़ किया, जो कुछ इस्तिफ़ादा किया, उसमें शमीम हनफी साहब ने हमेशा इस बात की कोशिश की, बल्कि उनकी जो किताब है अदब अदीब व माशरती तशद्दुद, उसके प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि जब तक कोई तहरीर मेरे तजर्बे का हिस्सा नहीं बन जाती है वो तहरीर मेरे लिए अहम नहीं रहती है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अदब को एक आबीती के तौर पर पढ़ता हूँ। तो ये एक पर्सनल जो एक टच है उनकी तनकीद में, या उसको जो एक पढ़ने वाला, एक कारी और एक रीडर जिस तरह से उसको अपनी ज़ात पे तारी कर लेता है, और वो तारी कर लेना उसे फ़िक्र एहसास की जिस सतह तक, मंजिल तक ले जाता है। एक बार ऐसे ही मैं पार्क में टहल रहा था, जाकिर बाग के शाम का वक्त अक्सर मेरा उनके साथ गुजरता था, 5, साढ़े 5, 6 के दरमियान मैं भी शोबे से निकल के आ जाता था। तो तनकीद पर गुफ्तगू करने लगे और कहा कि सरवर तनकीद कहाँ किसकी बाकी रहेगी, कुछ पता नहीं है, और लोग तनकीद करते रहते हैं, तो तनकीद का क्या फ्यूचर है। तो मैंने कहा कि ज़ाहिर है कि फ्यूचर वक्त ही तय करेगा। कलीमुद्दीन को आज हम पढ़ रहे हैं, हिंदी में जो और बड़े लोग हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी के नक़ादों को पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था और कहने की हिम्मत की थी कि शमीम हनफी साहब, मुझे एक बात ऐसी लगती है जो आपकी तनकीद को सबसे मुख्तलिफ़ बनाती है हमारे ज़माने में, वो ये है कि आपकी तनकीद में एक पर्सनल टच है। वो रुक गए थे और फिर हमने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। पर्सनल टच है क्या, और उसको हम कितना तनकीद के ख़िलाफ़ कह सकते हैं, आलोचना के ख़िलाफ़ कह सकते हैं, और कितना हम उसको आलोचना के नज़दीक कह सकते हैं।
तो पर्सनल टच से मेरी मुराद ये है, अगर शमीम हनफी साहब को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि लिखने का जो उनके यहाँ पूरा एक प्रोसेस था, जो अमल था, तो दरअसल एक जो उनकी किताब है ख्याल की मुसाफत, तो एक तरह से वो ख्याल की मुसाफत थी। और किसी टेक्स्ट को उसको उसका तज्जिया करना, उसको अलग अलग करके देखना और एक पूरा एक निज़ाम मुरतब कर लेना और किसी एक आइडियोलॉजी के साथ उसको फिट करके उसको आखिर तक उसको ले जाना। एक इंटरव्यू मुझसे कहा था कि सरवर मेरी तनकीद में तुमको कोई निज़ाम नहीं मिलेगा। तो मैंने ये कहा था कि निज़ाम अगर नहीं मिलता है तो तनकीद कैसे हो सकती है। तो कहते थे कि मैंने कब ये कहा है कि मेरी तहरीर कोई तनकीद भी है। लेकिन आप देखिए वाक़या है कि हमारे ज़माने में बस 2-3 ऐसे नक़ाद उर्दू में हैं, बल्कि आप हिंदुस्तानी ज़बानों के से आप मेरी याद कर सकते हैं। जितना शमीम हनफी साहब को पढ़ा गया और जितना उनकी तहरीरों को हवाला बना गया, मेरा ख्याल ये है कि वो एक मिसाल है। तो ये कैसे हुआ आखिर में? यानी एक तरफ हमारी आलोचना की वो ज़बान है जिसको आप रोज़ाना जिक्र करते हैं यूनिवर्सिटी में, और एक वो ज़बान है जो शमीम हनफी साहब हुसैन आज़ाद फिराक से होती हुई उन तक आई थी, जिसमें एक जिसको हम संवेदना कहते हैं, जिसमें एक एहसास की शिद्दत कहते हैं, जिसको हम ख्याल की मुसाफत कहते हैं। और मैंने बारहा ही महसूस किया है कि किसी शेर का, किसी अफसाने का तज़्ज़िया कर देना बहुत आसान होता है और ये साबित कर देना कि शेर के अंदर ये मतलब है। ये बहुत मुश्किल वाला है काम कि आप किसी टेक्स्ट को एक ऐसे सतह तक ले आएं फिक्र एहसास के कि फिर वो सतह जो है वो चीज़ों को रोशन करने लगे। एक बार मुझे गालिब का शेर शमीम हनफी साहब की पूरी जो उनकी आलोचना की यात्रा है या उनका पूरा जो अदबी सफ़र है या उनकी आलोचना की भाषा है और पूरा उनका जो एक रीडर रिसेप्शन है, तो मैंने एक शेर उनके 75 साल के वो हो रहे थे, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था। तो उसमें मैंने ये तो कहा जाता है कि आप तनकीद लिखिए और ख़ुद को अलग कीजिए, टेक्स्ट के साथ एक रिश्ता फासले से कायम कीजिए क्लोज रीडिंग के बावजूद, और आप उससे वो मतलब बरामद कीजिए जो टेक्स्ट आपसे चाहता है, न कि वो जो आप चाहते हैं। तो शमीम साहब के यहाँ तो फासला कायम करने को कोई सवाल ही नहीं था। वो तो कहते थे कि अदब जो है वो आप बीती की तरह उसको पढ़ता हूँ, जब तक कोई चीज़ मेरे तजर्बे में नहीं आई वो मेरे लिए आम नहीं होती है। इसीलिए वो क्लासिक के बारे में भी कहते थे कि सारा क्लासिक लिटरेचर हमारे लिए अहम नहीं बनता है, हमारे लिए क्यों अहम है, हमारे ज़माने के लिए क्यों अहम नहीं है। तो मुझे वही जो आखिर तक जो हमारे यहाँ तनकीद कहती है कि बताइए इसमें क्या था क्या नहीं था और इसकी अहमियत क्या है और क्या निकल कर के आया, जिसको कशीद कहते हैं, किसी चीज़ को निकाल कर ले आना। तो गालिब का शेर है कि ए अहले तलब कौन सुने ताने नायाफ्त, यानी किसी चीज़ को हासिल करने का जो दावा है और आपने हासिल नहीं किया, उसको निकाला नहीं, तो ये जो ताना है कब तक हम सुने। ए अहले तलब कौन सुने ताने नायाफ्त, देखा कि वो मिलता नहीं अपने ही को खो आए। तो ये जो अपने ही को खो आना है ना, मुझे लगता है कि शमीम हनफी साहब की पूरे रीडर रिसेप्शन का ये एक एज़ाज़ है और उसकी एक सतह है। तो मुझसे कहा था सरवर ये कितने एज़ाज़ की बात है, अगर गालिब के ये शेर तुम्हें लगता है कि मेरी तनकीद के सियाक़ में तुम्हें याद आता है, ये लिखा हुआ है और जो मेरी किताब इसी हफ्ते अंजुमन से छपने वाली है उसमें ये शेर मौजूद है कि ए अहले तलब कौन सुने ताने नायाफ्त, देखा कि वो मिलता नहीं अपने ही को खो आए। तो ये खो जाना और किसी टेक्स्ट के साथ किसी रीडर का खो जाना, किसी पाठक का गुम हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारी अदबी तारीख़ में कभी कभी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। तो शमीम साहब के यहाँ जो जिसको कहते हैं कि अदब को पढ़ने की एक पूरी डिसिप्लिन थी, वो डिसिप्लिन इसीलिए अपने ज़माने से सबसे अलग थी और सबसे मुख्तलिफ थी। उसकी अपील भी इसी एतबार से ज़्यादा हुई, यानी ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिंदी में निर्मल वर्मा को पढ़ता हूँ ना, तो मुझे मतलब ये लगता है कि जैसे कोई एक आग से भर दी गई है। मैंने उनसे कहा था एक मरतबा, बल्कि मैनेजर पांडे से जो मेरे उस्ताद भी हैं, उनसे मैंने कहा था कि सर हमें तो निर्मल वर्मा की तहरीर जो है अंदर से पकड़ती बहुत है। तो पांडे जी ने कहा कि वो तो है, पकड़ती तो है, लेकिन ये पकड़ती क्यों है इस पर फिर पांडे जी से मेरी गुफ्तगू नहीं कहे, फिर कभी हम बात करेंगे। शमीम साहब से जब मैंने बात की
तो कहा कि देखो निर्मल वर्मा के यहाँ यही तो एक ताकत है। एक उनका आर्टिकल है निर्मल वर्मा का, बोरखेज़ लंदन में मैं कहीं भटक गया हूँ। पहली तहरीर है किसी हिंदुस्तानी अदीब की जिसने किसी बोरखेज़ को लंदन में देखा था, और वो एक शाम थी जो बोरखेज़ के लिए मुनक़िद की गई थी। वो मैंने शमीम साहब को ला कर के सुना दी। शमीम साहब ने निर्मल वर्मा की वो तहरीर सुनी और कहने लगे कि सरवर मौजूद थी कि एक चाय और बनाओ, एक कॉफ़ी और। कहा कि मैं ये पहली तहरीर पढ़ रहा हूँ जो किसी ऐसे शख्स की है जिसने बोरखेज़ को लंदन में देखा था। नाबीना हो गए थे बोरखेज़, और जैसा निर्मल वर्मा ने उसका नक्शा खींचा है जब वो लाहौर में दाखिल हो रहे हैं बोरखेज़, और ज़ाहिर है कि एक नाबीना किसको देख रहा है, कहाँ देख रहा है, वो मजमे की तरफ लोग सवाल कर रहे हैं, और वो लिखा है निर्मल वर्मा ने कि सवाल करने वाला कुछ सवाल करता था, बोरखेज़ अपने ही मुताबिक जवाब दे रहे थे। और जब उन्होंने एक बार आँख उठाई तो मुझे लगा, निर्मल वर्मा के अल्फाज हैं, मुझे लगा कि बोरखेज़ किसको देख रहे हैं। फिर निर्मल वर्मा ने लिखा है, मुझे ये महसूस हुआ था कि बोरखेज़ उस वक्त हर एक को देख रहे हैं। अब ये पूरा एक आर्टिकल, अभी उसको मैंने उर्दू तर्जमा करके उसको सरीर हमने पाकिस्तान भेजा था, वो छप गया है। कई लोगों ने पढ़ करके मुझे उसमें मैसेजेस किए। तो शमीम साहब की प्रॉब्लम ये थी कि किसी ख़राब तहरीर की वो तारीफ नहीं कर सकते, और हर ऐसी तहरीर जो सिक्काबंद आलोचना से, तनकीद से अलग है और वो एहसास को जगाती है, फिक्र को जगाती है और हमें ह्यूमनाइज करती है, वो उसके साथ हो जाती है। इधर कितनी उन्होंने डायरियाँ पढ़ी हैं, ऑटोबायोग्राफी बहुत सी पढ़ी उन्होंने, और इस तरह की चीज़ें वो पढ़ने लगे थे। कहते देखो ऐसा है कि अब ज़रा सा मैं चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। जो उनके नोट्स कुछ मिले, आंटी ने मुझे कुछ उनके नोट्स भी दिए हैं, उसमें कुछ ऐसे जुमले हैं बोरखेज़ के बारे में है, मिलान कुंडेरा के बारे में है, और मार्कीज़ के बारे में है, निर्मल वर्मा के बारे में है, और मैनेजर पांडे के बारे में है, नांगर सिंह के बारे में है। अब ये सारी की, अब देखिए ना, इसी को हम हिंदी की समग्रता कहते हैं। और क्या कहते हैं, अशोक साहब यहाँ मौजूद हैं, हिंदी के उस्ताद और स्कॉलर हैं। वो वाहिद हमारे अदीब थे उर्दू के जिनकी निगाह हिंदी पर उतनी ही थी, मैं तो नहीं कहता जितनी उर्दू की थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा शनासा थे हिंदी में। और केदारनाथ सिंह, मेरी जो किताब मैनेजर पांडे का जो तर्जमा किया मैंने, साहित्य के समाशास की भूमिका, उसका प्रीफेस शमीम हनफी साहब ने लिखा। उसको रिलीज फंक्शन JNU हुआ, वो वहाँ गए, और उस तारीखी इज्तिमा की निज़ामत प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने की थी, और वाइस चांसलर कितने लोग मौजूद थे। और जब शमीम साहब को पुरुषोत्तम अग्रवाल ने आवाज़ दी तो ये कहा था पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कि मैं इस वक्त उर्दू के आलोचक नहीं बल्कि अपने एक देश के विचारक को बुला रहा हूँ, शमीम साहब आप तशरीफ लाइए। तो शमीम साहब कोई उर्दू लिटरेचर के आदमी थे, उर्दू के उस्ताद थे, उर्दू के नक़ाद हैं, लेकिन अब जबकि वो नहीं हैं और वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है और जैसे जैसे हमारे यहाँ तारीख़ की, तहज़ीब की नई बहसें शुरू हो रही हैं, और जैसे जैसे हमारा ज़हन सिमटता जा रहा है तारीख़ और तहज़ीब के सिलसिले में, जिसको हम संकुचित कहते हैं, जैसे जैसे जिसको कहते हैं नैरो माइंडेड, ये पूरा एक सिलसिला सा बनता जा रहा है, वैसे वैसे शमीम साहब की तहरीरें और उनकी बातों का जो रोशनी है वो फैलती जा रही है। और कितनी जगह शमीम साहब ने लिखा है कि मैं मतलब एक ही रंग को मैं नहीं देख सकता हूँ, मैं एक ही आवाज़ को सुन नहीं सकता हूँ, मैं एक ही तरह की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि यहाँ न कोई एक ज़बान रह सकती है, न यहाँ कोई एक तहज़ीब रह सकती है, न यहाँ कोई एक कल्चर रह सकता है, यहाँ न सिर्फ एक लिटरेचर रह सकता है जो हमारी पूरी मिट्टी है। इसीलिए तेलुगु के शायरों के बारे में आप उनसे बात कर सकते थे, मलयालम के शायरों के बारे में, और हिंदी तो हमारी एक बड़ी ज़ुबान है ही। हम तो बाकायदा हिंदी से पढ़े हुए हैं और हमने कितनी हिंदी की तहरीरों को उर्दू में तर्जुमा किया है। तो ये मौका असल में मेरे लिए थोड़ा सा जज्बाती भी मैं हो गया हूँ, मुझे इसका एहसास है, और कई एतबार से इसकी एक अहमियत है। मैं मेरा ख्याल है बस यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। बहुत शुक्रिया रंजीत साहब आपका। मैं परवेज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि इतनी वाकई बहुत जज्बाती तकरीर थी हमारे सरवर साहब की, और क्यों ना हो हम सभी की
फिर जो आज रिश्ते वैसे ही। मैं परवेज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शमीम साहब। एक तो ये बड़ी ही बात है कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और शमीम साहब नहीं। मुझे गैर बुरीद में ये पहला जलसा है मेरा, तो जश्न अदब का। और पिछली बार जो मेरे नॉवल पे इसी हॉल में आए थे शमीम साहब, तो मैंने उनके इंट्रोडक्शन में कहा था कि हमारे बीच न सिर्फ उर्दू बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कुतुब मीनार खड़ा, जिसकी रोशनी यहाँ भी है, सरहद के इस पार भी है, सरहद के उस पार। तो हम सब चाहते हैं जितने मकबूल वो हिंदुस्तान में थे, उससे कहीं ज़्यादा मकबूल वो पाकिस्तान में थे। जब खबर जाती थी कि शहीम साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो मैं जश्न मनने लगता था। मैं कई बार वीज़ा लेने के चक्कर में उनके साथ गया, हम देखते बार बार फ़ोन आ रहा है, वीज़ा मिल गया, मिला या नहीं मिला, वहाँ से फ़ोन आ रहा है, फिर कब आ रहे हैं क्या। और आपको पता है सरहद तक लोग उनको लेने आते थे, तो ये तो उनका था। लेकिन मुझे लगता है कि असल में जैसा सरवर साहब ने कहा कि शमीम साहब सरहद के ख़िलाफ़ थे, चाहे सरहद ज़ाती रिश्तों की हो, सरहद अदबी दुनिया की हो, ज़बानों की हो, किसी भी मुल्कों की भी हो, उनकी लिए कोई सरहद होती ही नहीं थी। इसीलिए वो बताइए लिटरेचर में तो सबसे ज़्यादा मकबूल होता है शायर, फिर कहानीकार, नॉवेलिस्ट, तनकीदकार कहाँ होता है। लेकिन पहले नहीं कहेंगे, लेकिन जितना शमीम साहब को याद किया जाता है, जितना पढ़ा जाता है, जितना सुना जाता है, उसके कोई जवाब ही नहीं। जब हम उनकी देखिए, हमने बड़े बड़े विद्वानों को सुना, अक्सर होता है कि भटक जाते हैं इधर। शमीम साहब ऐसे एक वक्ता थे जो सिलसिलेवार बोलते थे और बिल्कुल बहते हुए दरिया की तरह बोलते थे। आवाज़ भी उनकी कानों को बहुत भली लगती थी और लगता था कि वो बोले जाएं और अब सुने जाएं, वो एंडलेस चलता। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी थी कि एक शख्स बोल रहा है। अच्छा, एक ही मेरे नावल पे 3 बार आए और उन्होंने 3 बार 3 अलग तरह की तकरीरें की, एक ही चीज़ किताब, वो मना नहीं करते थे कि। मेरा शमीम साहब से बहुत बाद में असल मुलाकात हुई, वो था एक आध बार किसी फंक्शन में हुई थी। और पहली बार याद है मुझे 1989 में जब कुरैतुल नज़र को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, तब मेरे नोवा टाइम्स में मेरे ज़िम्मे किया गया कि हमको उनका इंटरव्यू करूँ, वो टाइम बहुत कम था। तो मैंने एनी आपा के घर फ़ोन किया तो वो वहाँ फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि शमीम साहब को फ़ोन करो, तब मैंने पहली बार शमीम को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा वो अलीगढ़ में है, फिर अलीगढ़ का नंबर दिया उन्होंने, मेरी एनी आपा से बात हुई, फिर दूसरे दिन आ गई। खैर वो अलग कहानी है। फिर एक बार इत्तेफाक क्या हो, ज़िंदगी में इत्तेफाक कैसे होते हैं। मैं अलीगढ़ जा रहा था, आनंद विहार बस स्टैंड पर जो बस में बैठा था शमीम साहब बैठे थे। तो वो सफ़र हमारा ऐसा गुजरा कि पता नहीं चला कब अलीगढ़ गया। मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, शमीम साहब को अपने किसी काम में जाना था। जब वापस आए स्टैंड पर तो फिर हम एक ही बस में बैठे हुए थे और उन्होंने ही मुझे ऑटो रिक्शा से समाचार अपार्टमेंट छोड़कर वो गए। अभी सरवर साहब बात कर रहे थे हिंदी की दुनिया की, तो हिंदी की दुनिया में कितनी इज्जत थी शमीम साहब की, उनको खैर उनके लिए फ़र्क ही नहीं था। शानी साहब का समग्र साहित्य छपा, तो फंक्शन था त्रिवेणी में, तो मैं गया था शमीम साहब को इनवाइट करने, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आएंगे। फिर कार्ड छप गया, तो मैं कार्ड लेके गया तो उन्होंने देखा नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, अशोक वाजपेयी, सब। तो भाई परवेज, तुमने हमें बहुत हिंदी के बड़े विद्वान को फंसा दिया। मैं क्या कहता हूँ सर, ठीक है आ तो रहे ना, हाँ आएंगे। फिर आए याददाश्त कमाल की। उसी फंक्शन में हमारे प्रोफेसर जानकी प्रसाद जी ने शुरू किया अपना भाषण, और वो जोश मचा कि किसी नज्म का पहला ही शेर लाइन उन्होंने गलत पढ़ दी। शमीम साहब ने पीछे से उसको ठीक किया, और जब वो बोलने आए तो उन्होंने जोश की इतनी तवील नज्म पूरी सुनाई कि देखो ये है ये नज्म। और वो फंक्शन बहुत अच्छा हो गया। तो दूसरे दिन मुझे विष्णु खरे को स्टेज छोड़ने जाना था, तो खरे साहब ने कहा कि भाई परवेज, शमीम भाई क्या बोलेंगे। तो वो विष्णु खरे जो खुद ही अपने आप को ओनली जीनियस वॉकिंग ऑन द अर्थ, वो जबान से तारीफ किसी निकलती नहीं थी, मुंह टूट कर तकिया कलाम था। तो मैंने कहा कि ये बात आप शमीम साहब से कहेंगे। हाँ हाँ जरूर कहूँगा, जो मिलेंगे क्या। मैंने गाड़ी रोकी, शमीम साहब फोन आया, मैंने कहा देखिए तो फंक्शन के बारे में बात हुई, अच्छा। और मैंने आप उस दिन कह रहे थे ना कि बड़े विद्वानों को फंसा दिया, तो उनमें से एक बहुत बड़ा विद्वान मेरे साथ बैठा है, उनसे बात करी। और खरे जी ने 15-20 मिनट तक उनकी तकरीबन उनका शानी पर इससे अच्छा लेक्चर मैंने कभी सुना है। मैं पढ़ा हूँ, मैं 50 बार बोला हूँ, पर इससे अच्छा पूरे समाज ही बातें ने मैंने शानी को उन्होंने रखा, इससे अच्छा। तो ये शेप बोली। दूसरा क्या हुआ था कि
मेरी किताब का फंक्शन था, तो हमारे दोस्त हैं विष्णु नागर साहब कभी भी हैं, उन्होंने कहा कि शमीम साहब जो बोलेंगे वो हम छापेंगे। बारिश बहुत हो गई, शमीम साहब आ ही नहीं पाए, तो मैंने नागिर को फोन किया कि शमीम साहब तो आए नहीं, क्या करें, फिर उनसे लिखवा लीजिए। ठीक है, देखो मैंने सर को फोन किया, तो उन्होंने कहा मैं यार किसी काम में बड़ा मसरूफ हूँ अभी, बहुत तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने सर मैं आ जाता हूँ, आप बोल दीजिए, हम रिकॉर्ड कर देते हैं, मैं टाइम कर भेज दूँगा। फिर हम गए, हमने रिकॉर्ड किया, और फिर मैंने ट्राई से फिर नागर जी को फोन किया कि भाई शहीन साहब राइटर तैयार है, तो उन्होंने कहा कि हम 600-700 वर्ड देंगे, आप 600-700 वर्ड भेजिए। मैंने मेरी क्या मजाल होगा कि शहीन साहब के लिखे हुए पर कलम चलाऊं और नाइंसाफी हो जाएगी कि मेरी किताब भी लिखा है, मैं मीठा मीठा ले लूंगा, कड़वा छोड़ दूंगा, तो ये तो नहीं होगा, मैं आपका पूरा भेज रहा हूँ। और फिर मैंने देखी नावल, ये मेरे नावल मेरे नाम का सवाल कि शमीम साहब का आर्टिकल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शमीम साहब के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे हम। तो पूरा आर्टिकल जो साथ छपने वाला था वो 2000 वर्ड का छपा। तो ये इज्जत थी शमीम साहब कि हम शमीम साहब ने लिख दिया है तो उसको कौन डाल सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी यादें हैं शमीम साहब की, लेकिन अब मैं थोड़ा शॉर्ट करके जो मतलब जहन में ये है कि जैसे एक चीज और मैं कह रहा था, सब्र, शहीन साहब का जो सब्र था, कभी वो अपनी तकलीफ परेशानी कभी जाहिर नहीं करती। ये फोटो है ना का, ये बिल्कुल ये रियल पिक्चर है, आंखों में मुस्कुराहट, चेहरे पे मुस्कुराहट, फोटो पे मुस्कुराहट, वो प्यार सब झलक रहा है, ये स्थायी भाव है। अब वो जिस फंक्शन में मेरे आए थे, जो मैंने गाड़ी से देखे उतारा तो चप्पल पहने से पहली बार तो वो पाँव सूजा हुआ था, पीछे सही है, मैंने कहा पाँव में अभी क्या हो गया, अरे भाई समझ में आया 3-4 दिन से बड़ा सूजन बढ़ती जा रही है, मैंने फिर आपको नहीं आना चाहिए, कैसे नहीं आते, मैं सहारा देके ले गया। वही इंडिकेशन से बाद में पता लगा कि बहुत बुरी बीमारी हमको लग चुकी, और लेकिन हमें पता था अस्पताल आ रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन उनसे बात करिए, हाँ डॉक्टर के पास गए थे, 3 दिन अस्पताल रहे और फिर ये हुआ और हम बिल्कुल ठीक हैं हमेशा। जब भी उनको 3-4 साल में जब भी आपने फोन किया उन्होंने कहा हम ठीक। इवन आखिर में भी जब वो मैंने फोन किया था, जो कोविड हो गया था, भाई बुखार आ गया, थोड़ा ये हो गया, 4-5 दिन में चले, अब तो माओ वहाँ लॉन है पीछे, चाय पीते बैठे, मैंने ठीक है, हाँ बुखार तुम्हारा बिल्कुल कर गया, आओ हमसे मिलेंगे। और दूसरी दिन पता लगा कि तो मैं रंजीत कुमार यहाँ मौजूद है, और मैं भी बहुत ही कमजोर प्यादा सा हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उनको कि हमें शमीम साहब के नाम पर एक अवार्ड शुरू करना है। रंजीत यहाँ मेरा एक सजेशन है कि हमें शमीम साहब के नाम पर एक अवार्ड शुरू होता है, और वो तनकीद के मैदान में उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी जिस भाषा का भी हो वो दिया जाना चाहिए। तो जब भी सूरत हो उस अवार्ड को शुरू करें। बहुत शुक्रिया परवेज भाई। जरूर शमीम साहब उर्दू के तो थे ही नहीं, वो तो उर्दू थे, वो हिंदी के थे, और उनको म्यूजिक से बड़ा, क्लासिकल म्यूजिक से बड़ा लगा था। क्लासिकल म्यूजिक जहाँ तक ख्याल है तो आज हमारे दरमियान पद्मश्री रंजना गौहर जी भी हैं, उनसे उनको भी आए तो क्या 19 का उस वक्त नहीं आ पाए तो उनको अवार्ड दिया जाना है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए सिलसिले वाले मैं गुजारिश कर रहा हूँ जोशी जी आपसे कि तशरीफ लाएं और अपने आपकी जितनी तकरीरें हमने सुनी है पहले, इससे पहले जोशी जी बहुत पर बैठे सभी लोग, आदरणीय लोग, और मैं तो उनको भाभी जानी कहूँगा, भाभी जी कोई मेरे कोई हैं आप। दरअसल भाई शमीम साहब मेरे बड़े भाई के समान थे, मैंने उनको हमेशा उस रूप में ही ट्रीट किया, क्योंकि मैं कोई लिटरेचर का आदमी तो हूँ नहीं, बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ, और कुछ अदब के लोगों से थोड़ा बहुत चलते फिरते उनके कांटेक्ट में आया। लेकिन जब मैं डॉक्टर शमीम हनफी साहब के
से मिला। मुझे जहाँ तक याद है 1987 जी, बहुत पुराना था 87 में जी। मुझे जाना था पाकिस्तान, वहाँ के डेवलपमेंट्स को कवर करने के लिए। तो मैंने असगर वजाहत, जो आप जानते हैं हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लेखक कथाकार हैं, मैंने उनसे जिक्र किया यार कुछ संपर्क मुझे वहाँ के दे दिए जाए। तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी दिलवाता हूँ, चलिए अपन दोनों चलते हैं हनफी साहब के यहाँ। तो वो मुझे फिर वो लेके गए, जाके भाग गया। तो मैंने तो फिर शमीम साहब ने मुझे कम से कम 10-15 एड्रेस दिए, लाहौर के, इस्लामाबाद के, कराची के। और वो एड्रेस ऐसे थे क्योंकि मैं पहली बार पाकिस्तान जा रहा था, उसके बाद तो मैं कई मरतबा गया, लेकिन पहली दफ़ा गया जब जैसे ही मैं लाहौर पहुंचा और होटल फ्लैटी में ठहरा, मेरा पहला फोन मैंने किश्वर नाइक को किया। किश्वर, आप सभी जानते हैं किश्वर जी को। देखिए मैं ऐसे से आया हूँ और आप डॉक्टर शमीम हनफी का मुझे छोटा भाई समझ लीजिए, और यहाँ मुझे कुछ दिन रहना है, 10-15 दिन थोड़ा कवर करना है पाकिस्तान को। वो तुरंत ही मैंने आधा घंटे 1 घंटे में खुद ही अपनी कार चलाती हुई पहुँच गई और उनको मैंने बताया। तो उन्होंने तो मुझे बताया कि आपके बारे में हमें पता लग चुका है। शमीम साहब ने पूरा ब्रीफ कर दिया कि आप किस निगाह से हैं और किस बैकग्राउंड से। मैंने कहा अच्छा, मेरी पहले से ही यहाँ पहुँच गया मैं। उनके आज शाम को आपको मेरे यहाँ दावत आइए। तो मैं उनके घर पहुँच गया, वो खुद ही लेने आई। रात को कोई 9-10 बजे हम लोगों की दावत शुरू। उसमें आइए रहमान, जो बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे, ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे बहुत बड़े, और एक बहुत पुरानी यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, डॉक्टर मलिक थे, हबीब जालिब थे, और मैं तो वो सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और कम से कम 2-2.5 घंटे तक, रात को 12-1 बजे तक जो पीना खाना जो चलता रहा। अब मुझे लगा डर, मैंने कहा कि ये जिया का जमाना है, तो रहमान साहब कहने लगे आप शमीम साहब के हैं अब, और जब तक हमारे साथ किशोर नाइक हैं, चिंता फिक्र मत करें, कोई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। खैर वही हुआ। खैर मैं जब भी जितने भी जो भी उन्होंने मुझे पते दिए, इस्लामाबाद के, कराची के, जैसे अनवर सिंह रॉय थे और भी लोग थे, मुझे लगा ही नहीं, पाकिस्तान पहुंच के लगा कि यार मैं वापस हिंदुस्तान में तो नहीं हूँ। मतलब लगता है कि कोई दिल्ली ही लगा है मुझे यहाँ पहुंच करके, कोई पराया पाकिस्तान देश ही नहीं लगा। उसके बाद तो मुझे खैर कई बार जाना हुआ। ये मैं जो थोड़े पहले कहा था कि परवेज ये कि पाकिस्तान में भी वो इतने ही लोकप्रिय थे, उतने ही पॉपुलर थे साहित्य के हलकों में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग लाहौर में एक बार कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए थे, टी हाउस में, मेन रोड पर एक बना हुआ है ना। तो उसमें एक बहुत अच्छे कहानीकार थे जिनको जो कि कहा करते थे कि मैं हिंदुस्तान तब जाऊंगा कि जब मुझसे कोई वीज़ा नहीं मांगेगा। और एक बार वो आ चुके हैं बगैर वीज़ा के, रात को किसी ढंग से, और वो उससे बड़े बड़े याद नहीं आ रहा, जाहिदार या कुछ वो एक बार चुपचाप आए, कोई कहानीकार थे, खैर नहीं मैं जानता। खैर तो बात ही चल रही थी शमीम साहब के बारे में। जैसे शमीम साहब के, खैर मैं उसका हूँ नहीं विद्यार्थी। शमीम साहब वाकई कुछ भी कहिए, उनको केवल उर्दू का समझना गलत होगा, उनके साथ जाती होगी। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि देखा जाए, जब भी वो निजी रूप से हमसे बातचीत करते थे
और जैसा उनका व्यवहार था, जिस तरीके की वो तकरीर करते थे, मैं उन्हें हमेशा हिंदी और उर्दू के बीच में एक जीवंत ब्रिज के रूप में देखा है, एक पुल की तरह काम करते। मैंने उनसे, क्योंकि मैं नई दुनिया का ब्यूरो चीफ था, मैंने उनसे 2 बार हिंदी में लिखवाया। एक बात तो ये कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक बार वहाँ पे किसी जगह आग लग गई थी किसी मिलिट्री कैंटोनमेंट में, और मैंने कहा कि सब मुझे आप लिख कर दीजिए, अभी लौट करके आप आए हैं वहाँ से। तो उन्होंने कहा कब तक चाहिए? तुम तक कि मैंने कहा 2-3 घंटे में आप दे दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कितना बड़ा? मैंने कहा 1000-1500 शब्दों का। वाकई उन्होंने हिंदी में लिख करके दिया, उर्दू में, और ऐसे लगा कि ये तो हिंदी में लिखने वाला है। फिर मैंने पूछी ये ऐसी हिंदी आपको कहाँ से आई? तो उन्होंने बताया कि मैं मालवा में रह चुका हूँ, इंदौर और उज्जैन वगैरह में वो रह चुका हूँ। इसके बाद मैंने और भी लिखवाया हमसे, तो लगता ही नहीं था कि वो उर्दू के हैं, लगता था कि हिंदी के हैं। अभी एक थोड़ी देर पहले परेश भाई वो जिक्र कर रहे थे शानी साहब के, तो जब उनका जो लेक्चर हुआ, मैं था बहुत खुश वहाँ पर, तो मैंने फिर कहा भाई मैंने कहा यार अब डॉक्टर नंबर सिंह की छुट्टी करो अब इनको लाओ। यही हमें लगता ही नहीं था कि वो साहित्य से ज्यादा हिंदुस्तान के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक स्थिति के बारे में जो उन्होंने जिस प्रकार भाषण दिया, लगे नहीं रहा था कि कोई उर्दू का कोई व्यक्ति बोल रहा। अभी ठीक है कहा पुरुषोत्तम नहीं, तो आप बता रहे थे कि एक वाकई वो सही है कि वो एक सच्चे एक हिंदुस्तानी और सच्चे इंसान थे। इंसानियत में उनका बहुत ज्यादा यकीन था कि नहीं की जरूरत है इस बात की। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, अगर नामवर जी अगर न भी रहें तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है, पेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने कभी मिल गए हैं। और बाकी मैं ये भी कहने में कोई मुझे हिचक नहीं कि नामवर जी से वो अच्छा था, उसने उनका वाकई जिस ढंग से जो दिया, मतलब शमी साहब के साथ एक बार का एक गए थोड़ा सा कि हम लोग बैठे हुए थे, मैं और ईश्वर नाई और हम बैठे हुए थे और चल रहा था शाम। तो वो रात को जो कंटिन्यू से शमी साहब तो लेते नहीं थे, फिर अचानक किसी मुल्ला नीचे आवाज थी, शमी साहब हम लोगों के सामने धमसक करता था। तो मेरा कोई चिंता की बात नहीं, शमी साहब ने अब बराबर के कमरे में चले जाएंगे, मैं और वहाँ पर। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि किस तरह से वो चीजों को एडजस्ट करना, सबको कोऑपरेट करना, एक तरफ जो धार्मिक व्यक्ति मुल्ला है और दूसरी तरफ लेफ्ट के लोग हैं मौजूद हैं और वह तो खुले ढंग से काम करने वाले, उनको कैसे एक्समोडेट करना, ये उनमें एक जबरदस्त सलाहियत थी। तो मेरा ये कहना कि शमीम साहब का जाना केवल उर्दू के लिए हो सकता है, लेकिन हिंदी के लिए भी मुझे लगता है कि अगर वो और रहते, वाकई बहुत ही तकलीफ की बात है मेरे लिए निजी रूप से भी कि वो रहते हैं। और जैसा कि हिंदी के साहित्य जितना, चाहे वो केदारनाथ सिंह हो, निर्मल वर्मा, कभी हम लोगों के बीच बातचीत होती थी, तो जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर, जो लेटेस्ट लिटरेचर थे, उसके बारे में अक्सर बातचीत किया करते थे, उससे भी उन्होंने काफी बातें की। और उनका ये कहना था कि देखो जोशी, हिंदुस्तान किसी न तो एक जुबान का है, न किसी के एक मजहब का है, ये हिंदुस्तान बड़ा अजीम किस्म का देश है जो कि इतने साल से चला आ रहा है। और जब तक अब सबको साथ में नहीं लेंगे तब तक हिंदुस्तान जिंदा नहीं रहेगा। और उसके बाद जब चर्चा वो करने लगते थे, एक बार हमारे घर पे उनकी वो आए थे तो चर्चा हुई, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि वो उन्होंने जो सिलसिलेवार 3-4 हज़ार साल का जो सुनाया
हिंदुस्तान की यात्रा सफर, और उसमें जाहिर है कि वो आपका जरिया भी आया, उसका भी जिक्र हुआ, तो उससे उनकी जो मेमोरी की जो भी बात थी, बाकी उनकी स्मृति शक्ति, याददाश्त वो गजब की थी। और वो पूरा सिलसिलेवार ढंग से जो उन्होंने 3-4 साल का यात्रा बतलाई कहाँ, तो तब उन्होंने कहा कि देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान या भारत किसी एक का नहीं, हम सबका है, और इसको जीवित रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम लोग जब तक मिलकर नहीं रहेंगे, जैसे अगर संकीर्णता के ऊपर करके काम नहीं करेंगे, हम बच नहीं पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस दौर में, जिस मौजूदा दौर में जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, पूरा देश गुजर रहा है, ऐसे में ऐसी शख्सियत की जाना ये एक कलेक्टिव लॉस है, साझा नुकसान है सबका। तो क्योंकि वो एक के किसी एक समुदाय के किसी एक सेक्टर के होते तो मैं कोई बात नहीं, लेकिन वो कलेक्टिव थे, वो उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो एक्सप्रेशन था, उनका जो कम्युनिकेशन था, उनकी खासतौर से उनकी जो थिंकिंग थॉट, जिससे कि कोई भी समाज, कोई भी देश जो है उसका एक कैरेक्टर बनता है, तो वो उसमें एक कलेक्टिविटी आती है, एक जिसको हम लोग कहते हैं प्लूरलिज्म। तो वो प्लूरलिज्म उनके नस नस में समाया हुआ था। एक बार जो रामायण पर चर्चा चली, तुलसीदास के बारे में वो इतना, और फिर उन्होंने बताया कि यार एक ऋषि एक कहाँ उन्होंने जिक्र किया था कि बनारस में कहाँ उनकी एक कॉपी रखी हुई है, ये भी मुझे वो बता। तो रामायण पर उन्होंने कई चर्चा की पूरी, हालांकि मैं इन सब चीज़ों में मेरा कोई यकीन नहीं रखता, मेरा मन रामायण में कुछ भी नहीं बनता। तो खैर मैंने कहा कि भाई साहब अभी मैं तो ये सब चीज़ को सुनने का मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, जरूरत ये है कि आज के इस देश को कैसे बचाया जाए, हम कैसे ये शमीर साहब का जाना, बाकी जैसा कि मैंने कहा ये कलेक्टिव लॉस है, तमाम भाषाओं का लॉस है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जिसको इंसानियत में भरोसा है, यकीन है, उसका लॉस है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कमी को पूरी करें। शुक्रिया। जोशी जी को आपने सुना, उन्होंने कलेक्टिव लॉस की बात की, दिलबाजी है, वाकई ये कलेक्टिव लॉस है जोशी जी। और ये सिर्फ जैसे इसका मान है फर्क इदारा, वो वाकई इदारा थे। देखिए सर आ गए हैं तो भी मौका भी है रंजना जी को निकलना है। रंजना गौहर जी के नाम से कौन नहीं वाकिफ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस प्रक्रिया को मैं ये जो रस्म अदायगी है पूरी कर लूँ, फिर उसके बाद तो जिस शख्स को बोलना है फिर वो बोलेंगे तो सम्मोहित ही करते हैं, उसके अलावा तो कोई रास्ता है। प्रोफेसर अशोक चक्रधर हमारे गुरु, लेकिन ये बेहतरीन मौका होगा कि इस वक्त सभी हैं, और जिस तरह का है आंटी तकरीबन 8-9 महीने गुजर चुके हैं, हम आज भी उन्हें याद नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान वो मौजूद हैं, और हम जब भी वो हो रहे होते हैं, जैसा आप यहाँ तस्वीरबाजी वहाँ की है, मल्टीपर्पज श्रद्धेय आप भी नीचे थे हॉल में, जब ये सितंबर 3 तारीख की तस्वीर है। बिल्कुल मैं जरूर भेज दूंगा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे गुरु, हमारे मेंटर और हमें रास्ता रखने वाले प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी से, क्योंकि शमीर साहब से उनका ताल्लुक वो था जो हिंदी और उर्दू के लिए आप कहते हैं, वो शमीर साहब का ताल्लुक ऊपर नीचे रहते थे, 2 मिसरों की तरह। तो जाकिर बाग में हमारा घर टॉप फ्लोर 3rd फ्लोर था, इनका 1st फ्लोर था। बच्चे, इनकी वाइफ, सब हर दिवाली हर होली पे फोन आ रहे हैं, आ जाइए पूजा हो रही है, जल्दी आइए। ईद पे हमारे यहाँ से फोन जा रहा है, सेवैयाँ इंतजार कर रही हैं, जल्दी आ जाओ तुम लोग। तो ये हालत थी हम लोगों की। और जामिया में आप शुबह हिंदी के एचओडी थे, और शमीम साहब तो उर्दू के एचओडी रहे, शुबह उर्दू के तो वहाँ भी साथ ही रहे। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ। आदरणीय सभापति हसनैन साहब
जोशी जी, परवेज साहब, और आपका शुक्रिया कि आपने माइक भी ठीक कर दिया होगा साहब। आपने इन दिनों हमारी जदीदी शायरी और आप स्वयं इतने अच्छे नक्काश हैं। हमारे कमल भाई एक आश्चर्य की तरह मुझे यहाँ दिखाई दी और मैं तर गया, क्योंकि इनके जलसों में मैं दूसरे रूप में जाता रहा हूँ और यहाँ एक दूसरा रूप है। किसी भी आदमी के दो रूप होना खतरनाक होता है, बुरा होता है, लेकिन अगर एक दूसरे कामों के विरोधाभास को समझने वाले लोगों को आभास भी हो जाए कि यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं होती। गौर साहिबा, आपको प्रणाम करता हूँ। देखिए खजल और सीमी दोनों ऊपर से ताकती रहती थी और मेरी श्रीमती जी आवाज लगाती थी कि उतर आओ दोनों परियो, आ जाओ, दिए जलाने। मुझे जो कुछ बताना था तो भाभी बता चुकी हैं कि क्या था क्या नहीं था। उसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं है, उसमें संस्कृतियों के कुछ जानने की ललक और एक परंपरा के गृह प्रवेश का सा मामला रहता था कि वहाँ की परंपरा हमारे घर में आई और हम भी चढ़ के गए ऊपर। कहा गया कि 2 मिसरे थे, तो पहला मिसरा ही महत्वपूर्ण होता है, दूसरा मिसरा तो ये कि सोच के पहले से ही रखा जाता है कि यही रहना है। तो मुझे भी इसी तरह सोच के रखा गया था कि मैं वहाँ रहूँगा। उनके लिए मैं किस संबोधन का इस्तेमाल करूँ मैं बता नहीं सकता कि मेरे पास अभिभावक, संरक्षक, पिता तुल्य हो रहे। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ कि वे मेरे लिए मार्गदर्शक थे। कोई भी संकट आता था तो वो मुझे घरेलू सलाह देने से लेके जामिया मिलिया इस्लामिया में मुझे क्या करना, क्या कहना, क्या बोलना और कैसे विभाग चलाना है, इसकी नसीहतें भी मिलती थी। दरअसल बहुत अच्छा कहा जोशी जी ने, लेकिन एक चीज ये कि जामिया में मैं पहले आया था उनसे। जामिया तो वो कॉलेज हुआ करता था, तो वो यूनिवर्सिटी नहीं थी जब मैं आया था। तो एक छोटा सा हॉल था जिसमें सारे शोबे के लोग बैठा करते थे, अदर देन उर्दू का जो विभाग था वो सड़क पार हुआ करता था शुरू से ही। लेकिन वहां के उस्ताद भी उसी कमरे में आके बैठ जाते थे। अब जब वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी हुआ तो जगह कम पड़ने लगी, तो सारे विभाग अलग अलग हो गए। सन 83 में हम सबको अलग अलग टापू मिले रहने के लिए, और वो जो एक जामिया बिरादरी की एक अलग अलग अदा थी, और अदा ये कि अगर वो मथुरा रोड तक भी जाएंगे तो कहेंगे कि भाई शहर जाना है। 2 किलोमीटर आगे के बाद तो शहर शुरू हो जाता था, और उससे पहले तो जामिया मिलिया इस्लामिया है या जामिया है जहाँ एक स्कूल भी है और जहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी है और इंजीनियरिंग और कुछ छोटे छोटे से विभाग हैं। और एक में तो सभा भाभी भी काम करती थी। बच्चों की तरह सबको किस तरह ले पाती हैं ये, क्योंकि बहुत बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाया है, तो हम सबको लगना चाहिए कि हम इनकी नर्सरी के बच्चे हैं, और उतने ही स्नेह से ये प्यार करती हैं, मान देती हैं। वो सीढ़ियां एक थी जिस पर हम उतरते और चढ़ते थे, वो ज्यादा चढ़ते थे, इसीलिए वो ज्यादा दीप्त थे, ऊंचे थे। मैं जानता हूँ आपको बहुत साहब, शुक्रिया। तो उन सीढ़ियों पर मुझसे मिलने जो आते थे वो तो उनसे नहीं मिल पाते थे, लेकिन उनसे मिलने जो आते थे वो मेरे सामने से होके जाते थे। इसलिए मुझे मालूम है, और मैं चश्मदीद गवाह हूँ इसका कि वहां कौन कौन आते थे। अब ये रामशरण जोशी जी तो आए, मतलब से आए, एक पाकिस्तान जाना है, लेनी एड्रेस तो चल वहीं से मिल जाती है, वो हमारे दोस्त असगर वजाहत ने दिलवा दी। लेकिन उसके बाद वो सिलसिला बनाए रखा है इन्होंने, आते रहे और शमीम साहब से
गुफ्तगू करते रहे। सिर्फ शमीम साहब से नहीं, बच्चियों को बहुत पूछते हैं, जब फोन पे बात होती है गदर सिमी कहती जी। हैं, हमेशा पूछते हैं। हाँ, तो ये बहुत घरेलू किस्म के इंसान भी हैं और बहुत मोहब्बती हैं। मेरे साथ याद रखते हैं, तनु मनु हमेशा उनको नाम है। भाई घर का सा ताल्लुक। तनु मनु कहाँ है, तनु मनु आएगी शादी। जी, तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके प्रति स्नेह मिला। ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको दोनों का स्नेह मिला। तो आप तो ऐसे दुर्लभ प्रजाति के प्राणी हैं जिनको दोनों का स्नेह मिला, भाभी का भी मिला और उनका भी मिला। खैर, मैं कहना ही चाहता हूं कि जितने भी लोग मिलने आते थे उनमें जैसे गिरीश कर्नाड सीढ़ियों पे खड़े और मैं अपने दरवाजे पे था। गिरीश कर्नाड थे हमारे। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग मुझे पहले मिल जाते थे, आपके घर पहुंचने से पहले आपके घर आए थे, वही तो बता रहा हूँ। तो मैंने गिरीश साहब को कहा, बहुत उम्दा गिरीश साहब, प्रणाम किया उनको। उनके लिए कुछ और भी उनकी ताजा किसी फिल्म का भी जिक्र कर दिया, बहुत अच्छी लगी। तो वहां वो फिर एक मोड़ आता था सीढ़ी पे, ऐसे चढ़ो फिर ऐसे मुड़ो, पता नहीं किस शब्दावली का मैंने प्रयोग किया, लेकिन उन्हें वो शब्दावली अच्छी लगी। उन्हें लगा इस आम दर्शक नहीं है, ये कुछ अलग सा है। तो उन्होंने वापस आए, आप, मैंने कहा जी मैं तो अशोक नाम है, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा कहा, शुक्रिया सर। फिर वो खुश हो गए। तो ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे ही रोक लेता था आपके आने वालों को। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि वो कहीं जाना चाहते हैं, वो अपने आप हम चाहे हमारे यहाँ पी के जाइए साहब, आप तो चले जाइए। लेकिन और भी जितने भी शायर हजरात हैं वो आते थे, नशिस्त होती थी, बैठकें होती थी, लेकिन हिंदी के लोग ज्यादा होते थे और उर्दू के जो होंगे वो मुझे मालूम नहीं रहते थे, या जो भी हो। एक और मैं बताऊं बात कि वो मेरे लिए एक शब्दकोश थे, उर्दू हिंदी शब्दकोश। यानी मुझे अगर किसी उर्दू लफ्ज का मानी नहीं आता है तो उसे पूछने के लिए, अच्छा उपलब्ध भी नहीं थे बाजार में इस तरह की कि देवनागरी लिपि में हिंदी के शब्द का वैसा अनुवाद मिल जाए। इलाहाबाद वालों ने एक छापा था, वो भी बेकार साबित होता था अगर उच्च स्तरीय शब्दावली का तर्जुमा करना हो तो मुमकिन नहीं हो पाता था। इसी तरह से मैं उनके लिए हिंदी का शब्दकोश था। कई अवसर पर ऐसा होता था। हिंदी उनकी बहुत अच्छी थी, इलाहाबाद में रहे थे, गढ़ में रहे थे, और माशाल्लाह क्या जबान थी उनकी, सबको मोहित करने वाले लोग थे। फिर तीसरा ताल्लुक हमारा होता था जामिया मिलिया इस्लामिया का। मैं भी पढ़ाता था, वो पढ़ाते थे, ऐसा कहना नहीं, बल्कि वो पूरी जो फैकल्टी है हमारी आर्ट्स फैकल्टी, उसके मुख्य सलाहकार होते थे। 83 में हमने कोर्स डिजाइन किए थे और मैं कोर्स बनाने वालों की जो समिति थी उसका संयोजक था। तो हमें छूट ये थी कि हम किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के बंधे बनाए पाठ्यक्रम से जुड़े हुए नहीं थे। हमने अपने पाठ्यक्रम खुद बनाए और उसमें वो सारी जदीदियत और वो सारी आधुनिकता और आज के जो डिस्कोर्स हैं, आज के जो चिंतन बिंदु हैं, वो रखे गए। यानी अभी तक वो रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पर आकर नगेंद्र की समीक्षा पे आके बंद हो जाता था, लेकिन उसको हम मुक्तिबोध और अब ये की सोच तक लेके आए और साहित्य शास्त्र के ऐसे पेपर बनाए कि मुझे शमीम साहब का वो सानिध्य ज्यादा याद रहता है, जिसमें हमने एक एक पेपर करके 10-12 पर्चे बनाए और लंबी लंबी बैठकें हुई और उन पाठ्यक्रमों का वसील पाठ्यक्रम तैयार हुआ। ऐसे अपने बड़े, ऐसे स्नेही, मेरे बच्चों के संरक्षक, याद करते हैं अनुराग और स्नेहा हमको निरंतर। फेसबुक पे चारों बच्चे जुड़े हुए हैं आज भी। हमारी मुलाकातें न हो, उन चारों की होती रहती हैं। हम एक दूसरे से परिचित रहते हैं। कुछ नाइत्तफाकियों के बावजूद वो नाइत्तफाकियां एक तो थी गहन इधर की, एक थी गहन उधर की। गहन इधर की माने मैंने मुक्तिबोध पे काम किया, मैं एक समीक्षक
स्थापित हो रहा था। मेरी 3 किताबें मुक्तिबोध पे शाया हुई और मैं मुक्तिबोध का पक्षधर था। वो एक लेवल पे अज्ञेय को ज्यादा तवज्जो देते थे, तो वो अज्ञेय और मुक्तिबोध के बीच में हमारा मुद्दा ये रहता था कि अज्ञेय कई बार नकारात्मक सोच को आगे लेके जाते, वो सारा अकेलापन, अजनबीपन और सड़न, बदबू, घुटन, निराशा, हताशा वगैरह वगैरह जो अस्तित्ववाद के भ्रूण विचार थे, ऐसा मुझे लगता था। जब अब मैं अज्ञेय का भी और बहुत बड़ा समर्थक और शिष्य हो चुका हूँ, क्योंकि उनकी भाषा, उनके बिंब तब तक मैंने उतने पढ़े भी नहीं थे, सही बताऊं तो। कई बार क्या होता है कि नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता है, तो हम भी वैसा ही कर देते हैं अपने चिंतन के मामले में। प्रगतिशील धारा का जो अतिवाद था वो 80 के दशक में अपने चरमोत्कर्ष पर था। बस ये था कि जो आधुनिक भावबोध की नकारात्मकता है वो हमें अकेलापन, क्यों अकेलापन? अकेलेपन के लिए नहीं, बल्कि समाज को बदलने के लिए हमें उस सौंदर्य शास्त्र की कल्पना करनी होगी और उस मनोवैज्ञानिक धरातल को सामने लाना होगा जो हमें क्रांति की ओर ले जाए। तब क्रांति के लिए क्या माहौल था और क्रांति हम कितनी समझ पाए थे और क्रांति किस पतन के रास्ते पे सारे देशों में जा रही थी। लेकिन एक वक्त निश्चित रूप से 2/3 देश उस क्रांति के पथ पर या स्पर्श करते हुए निकल रहे थे झंडा लेकर, लेकिन उसका भी पतन हुआ और धीरे 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 हमने जनमन को जानना प्रारंभ किया। और जब उन्हीं लोगों ने जनमन को जाना तो उस सौंदर्य शास्त्र को भी जाना, एस्थेटिक्स को भी जाना कि हम अगर किसी चीज में कोई नारा नहीं है तो खूबसूरत हो सकती है, इसको मान के चलो। तो मनुष्यता की जो बुनियाद हमारे शमीम मनफी साहब के अंदर थी, जीवन में जीवंत होकर जीवनी शक्ति देने वाली ऐसी किसी और लेखक में हमें देखने को नहीं मिलती जो अपने समय और समाज के हैं। हम उन्हें उर्दू का नहीं कह सकते, उन्होंने पर्शियन भी पढ़ी, पर्शियन का भी नहीं कह सकते, वो हिंदी के भी थे। और मेरी उनसे दोस्ती का एक और आधार था कि मैं संस्कृत का भी था, तो संस्कृत के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना। और मुझे कोई भी चीज़ पूछनी होती थी, जोशी जी एक जब पाकिस्तान को 25 बरस हुए उनके टेलीविज़न को, और हमारे यहाँ से दावतनामा, उनकी तरफ से दावतनामा आया कि आपके दूरदर्शन की तरफ से अगर कुछ संदेशा भेज सकते हैं तो भेजिए। अच्छा, दूरदर्शन ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं कोई गीत बना दूं या कुछ ऐसा काम करूं, तो फिर मैं शमीम भाई के साथ बैठा, मैंने कहा गाना बनाना, पाकिस्तान जाना, अब वो समझिए कि मोहब्बतनामा कैसे पहुंचाया जाए। तो कुछ मैंने बनाई थी, एक पंक्ति को उन्होंने सराहा कि वही तराने हैं, वही फसाने हैं, वही अफसाने हैं और वही सब कुछ है, तो उसमें अलहदा क्या है? तो कबूल करो, स्वीकार करो भारत के वासियों का प्यार। ये उसका मुखड़ा बना था, उनकी संगत में बैठ के पूरा गाना बना। इसी तरह से एक कविता मेरी जो ताजमहल वाली बहुत पसंद की जाती है, उस कविता के लिए ऐतिहासिक सामग्री उन्होंने किस तरह से मुझे मुहैया कराई, मैं उसके लिए जीवन में आभारी रहूंगा कि कितने तरह के पत्थर ताजमहल में लगे हुए हैं, कितने बरस उसको बनाने में लगे, क्या क्या। तो वो किताब खुद मेरे लिए लेके आए, फिर मैंने अब्दुल बिस्मिल्लाह से भी पढ़वाई, जब उसके मुश्किल अल्फाज में भी समझ में नहीं आए। लिपि आती तो है पर इतनी नहीं आती कि हम घुस के उसमें बैठ के हीरे मोती निकाल लाए। तो वो सारे हीरे मोती हम ताजमहल वाले उनसे पढ़वा के निकाल पाए और मर गया उस कविता को, तो उसके लिए भी मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। जीवन की हर उस दिशा निर्देश के लिए, जामिया मिलिया में मेरे वजूद को बनाए रखने के लिए और एक स्नेहिल संपर्क के लिए, पारिवारिक नाते के लिए मैं उनका हमेशा याद करूंगा और चाहूंगा कि उनको, उनके काम को देवनागरी लिपि में संपूर्ण का संपूर्ण लाया जाए और मैं जो उसमें कर पाऊंगा वो जरूर करूंगा। वैसे अब कोई मुश्किल मामला नहीं है, अंग्रेजी में लिखो तो ये कौन पता नहीं कौन सा अदृश्य अनुवाद कर देता है हर किसी चीज का, और वो बेहतर होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो यांत्रिक अनुवाद है, ये मशीनी अनुवाद है, लेकिन दिल की भाषा में, जो दिल की भाषा में बात करता हो उसका अनुवाद दिल से ही हो सकता है। उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पर जिसके लिए हम सभी सर्वथा इकट्ठा हुए हैं, और वो अवार्ड हम
छुट्टी को देंगे, जाहिर है। तो इरफान हबीब साहब की तशरीफ लाए, सर आपका भी शुक्रिया। आगे आ जाएं आप, इसमें सब शामिल हो जाएं सर। फैजल भाई आप भी आ जाएं, फैजल भाई आप भी आ जाएं। और सर आप ही के दस्ते मुबारक दिया जाना तो आप फोटो अजीब सा लग रहा है लेकिन नहीं 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 जोशी आइए, आगे आइए आप। भाई साहब, हाँ थोड़ा साइड होना। भाई लो बेटे हो। बहुत लोगों ने मुझे ये चादर उठाई है और सबके प्यार, सबके खुलूस, सबकी मोहब्बत का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ी दौलत है। उठा के ले जाए, अभी उठा के ले जा रहे थे। बहुत दुआएं आप सबको। फिल्मी हस्ती को आज के इस प्रोग्राम के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आप लोगों की मोहब्बत हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। और हिना खड़ी है मेरे सामने। रंजीत के बारे में मैं यही कहूँगी कि रंजीत का जो ताल्लुक हमारे घर से था, शमीम हनफी से जो था, वो काबिल कद्र था। इतना एहतराम ये करते थे शमीम साहब का, अगर कुछ दिन ज़्यादा हो जाते थे तो ये एक शर्मिंदगी का एहसास इनके चेहरे पे नुमायाँ होता था। घर आते थे, ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते थे, नजरें नीची होती थी, आशीर्वाद लेते थे पहले सबका। लेकिन शमीम साहब की भी खफगी जो होती थी, थोड़ा सा वैसे ही होता था जैसे वो गदर बैठी है। सीमी आती थी, उन लोगों के साथ जो खफगी का इजहार होता था वो इनके साथ भी होता था। कोई तकल्लुफ नहीं करते थे, जो कहना होता था इनको कह देते थे हमेशा, और ये सर नीचे किए हुए सुनते रहते थे। लेकिन उसी खफगी का इजहार करते करते मैं अंदर आती थी तो कहते थे सबा चाय वो बनाओ, चाय बनाओ। लेकिन याद रखना रंजीत चाय नहीं पीते, उनके लिए रोजा जरूर बना देना। मतलब उनको उस वक्त भी ये रंजीत तुम्हें याद होगा, हमेशा ये कहते थे। हम कहते भी थे कि आप हमें याद क्यों दिला रहे हैं, क्या रंजीत हमारा बेटा नहीं है? मुझे याद रहता है, मुझे याद है, मैं रंजीत के लिए रोजा ही बनाऊंगी। तो ये तो हालत थी इनकी। इन्होंने नया घर लिया यहाँ पे लाजपत नगर में, तो सबसे पहले हम लोगों को लेके आए, खुद लेके आए वहाँ घर से, जाकिर बाग से हम दोनों को लेके आए। कहने नहीं चलिए पहले घर आप लोगों को दिखाएंगे। तो हम लोग घर लेके गए, वो नया घर जो था तो उसमें लेके गए, हम लोग गए। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि आंटी आप दुआ जरूर पढ़ दीजिएगा यहाँ पे खड़ी होके, हमारे कान में कहा इन्होंने। तो मैंने दोनों कमरों में उधर पीछे तक जाके दुआ पढ़ी थी वहाँ पे। तो ये तो हालत थी इनकी जो जिस तरह का इनका ताल्लुक था हमारे साथ। शादी इनकी तय हुई, जब शादी तय हुई हिना के साथ, ये मेरे पास खड़ी है, तो सबसे पहले हमको आके बताया, घर पे बताया और आशीर्वाद लिया इन्होंने हम लोग से, दोनों से। फिर उसके बाद शादी के बाद हिना को लेके भी आए घर मिलाने के लिए, जैसे एक अपने बाप से, अपने बुजुर्ग से जिनको बहुत प्यार करता हो, डांट भी खाता हो, वो सब कुछ ये इनको हमारे घर से सारी सौगात मिली है। बहरहाल अब मैं शमीम साहब के बारे में तो बोलते वक्त मेरे जज्बात मेरे बिल्कुल साथ नहीं देंगे, इसलिए सब लोगों से मैंने भी सुना, अभी सब लोगों ने बहुत कुछ कहा है। लेकिन बहुत दुआएं रंजीत, तुमको भी बहुत दुआएं, दोबारा मैं आशीर्वाद दे रही हूँ तुम लोगों को। रंजीत खुदा करे तुम्हारा काम जो है वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से सब लोग इसके ऊपर इजहार ख्याल कर चुके हैं और रंजीत
अनएक्सपेक्टेडली बहुत सी बातें करते हैं, उन्होंने ये भी कर दिया। तो मैं क्या कहूँ, मेरी मुलाकात कभी इत्तेफाक मुझे नहीं हुआ, ये सादत मुझे नसीब नहीं हो पाई। वैसे मैंने उनको टेलीविज़न पे और यूट्यूब पे और इस पे सब पे तमाम उनको देखा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। और जितना कुछ यहाँ कहा गया है उससे एक बेहतरीन इंसान की भी शक्ल निकल के आती है। नॉलेज के बारे में मैं खुद भी कोई नॉलेजेबल आदमी नहीं हूँ, तो मैं क्या उस पर तनकीद करूँगा। जोश साहब की 4 लाइनें हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, क्योंकि बरजस्ता किसी के लिए जो चीज़ याद आती है वो शायद उनके लिए बहुत ही मुनासिब होती होगी। इंसान की बड़ी कदर करते थे जोश साहब, तो कहते हैं कि कोई हद ही नहीं है एहतराम आदमियत की, कोई हद ही नहीं है एहतराम आदमियत की, बदी करता है दुश्मन और हम शर्माए जाते हैं। बदी करता है दुश्मन और हम शर्माए जाते हैं। बहुत जी खुश हुआ ए हम नशीं कल जोश से मिलकर, बहुत जी खुश हुआ ए हम नशीं कल जोश से मिलकर, अभी अगली शराफत के नमूने पाए जाते हैं। मैं शेर नजर करता हूं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आंटी, आपका शुक्रिया क्या रहता है जोशी साहब, सब किसी का कोई शुक्रिया नहीं, सब अपने अपने। दरअसल मैं मुझे बोलना है, मैं घंटों बात कर सकता हूँ, इतना सफर में मैं रहा हूँ समीकरण साहब के साथ, घंटों बात कर सकता हूँ। ऐसी बातें यहाँ पे भाई लाहौर से वहाँ तक पैदल जाते जाते यही सब बातें होती थी। वो बताते रहते थे, सुनते थे, कभी मीरा जी की गुफ्तगू चल रही है, कभी किसकी गुफ्तगू चल रही है, सफर कब कट जाता था कुछ पता नहीं चलता था। उधर जाके वो यहाँ से वहाँ तक हम साथ जाते थे, लाहौर से जैसे ही हम आगे होते थे एक साहब आते थे, उनको लेके चले जाते थे, 7 दिन हम नहीं मिलते थे। उसके बाद हम वो ढूंढते रहते थे, किसी ने रंजीत को देखा है कहीं, कहे बस आप आ गए हैं, उसको मुतमईन है। तो और फिर उसके बाद जब हम वापसी होती थी, फिर आखिरी दिन हम रूम में पहुंचते थे और कहते थे। बहरहाल अब बहुत सारी यादें हैं, लेकिन अब यही कहा जा सकता है कि हम सब दुआ करें कि वो जहाँ हों और जहाँ से देखने में खुश हों, और हम लोग जो है उनके अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। बस इसी ख्याल के साथ कि जो है आप लोग जो है ये यादें हैं, यादों का जश्न मनाया जाता है शो में। तो आपको तो आप लोग जो है ऐसे ही साथ याद करते रहें, किसी न किसी हवाले परवेज भाई ने जो कहा उस पर जरूर उन्होंने अभी आज के लिए कहा था कि ये मौका अच्छा है और आज की बात होनी चाहिए। तो बात डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है आप जाना था डॉक्टर साहब सिर्फ इसलिए हुए सरवर साहब, इनको घर जाना था अपने, उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कराई और सिर्फ इसलिए कि मौका ही ऐसा था, आपको रुकना ही था। और थोड़ी शरारत भी बॉम्बे से आ रहे थे, फिर फ्रेंड साहब ने मुझसे कहा कि रंजीत से कहो कि शायरी किसी भी तुम पढ़ते हो लगता है ऐसा तुम्हारी ही है। क्या कहा था? शायरी किसी की भी हो, पढ़ते तो वैसे जैसे तुम्हारी ही है। अरे इसको वाजे कर दीजिए, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। ये